हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में देखने वाला हूँ पॉलिटिका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में, जहाँ से आपको मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लगभग पॉलिटिक्स आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेगा बिहार एसएससी सीजीएल में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ के जाना है, और आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही करा दे रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? आपको सुप्रीम कोर्ट होता है। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? आपको सुप्रीम कोर्ट होता है। और कस्टोडियन गार्जियन कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मिशन आया था, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। लीड कौन किया था? 3 ब्रिटिशर थे। उसमें कौन कौन थे? इंपॉर्टेंट होता है आपको एग्जाम में। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, उसके बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और आपका मिस्टर ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है। 3 जून 3 प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान या फिर जून 3 प्लान। बी.एन. राव को एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बी.एन. राव क्या था? एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसमें देखते हैं यहाँ पे अगर पार्ट देखो तो 1 से 4 पार्ट में यूनियन के बारे में बात किया है, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप में है, ठीक है, सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या? फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 35, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल कितना? 1235। इसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पे पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। यहाँ पे कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन के कौन सा भाग में? आपका 15वां भाग में है। उसके बाद फिर अगर इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी आपका 18 भाग में। शेड्यूल है तो शेड्यूल से भी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो शेड्यूल आप देख लीजिए यहाँ पे। पहला शेड्यूल में क्या है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में है। उसके बाद दूसरा में क्या? सैलरी एंड इमोलमेंट के बारे में है। और तीसरा में क्या? वोट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या आपका शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल, ठीक है। टोटल कितना शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल क्या? 11 पंचायत के बारे में और 12 म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में। तो अभी इलेक्शन चल रहा है म्यूनसिपलिटीज़ का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है म्यूनसिपलिटी किस शेड्यूल में? 12 शेड्यूल में। और पंचायत किस शेड्यूल में? 51 मतलब 11 शेड्यूल में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ सोर्स कहाँ से क्या लिया गया था। तो यूके से अगर बात करें तो यूके से क्या क्या लिया गया था? आपका लॉ मेकिंग प्रोसेस लिया गया था, ठीक है। और सिंगल सिटीजनशिप लिया गया था। कहाँ से? यूके से। यूएसए का अगर बात करें तो यूएसए फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को इंडिपेंडेंस कैसे रखा जाए। उसके बाद कनाडा से रिसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर का रिसिड्यूरी पावर लिया गया था। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। आयरलैंड से आपका डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, राज्यसभा मेंबर का नॉमिनेशन कैसे किया जाता है? आयरलैंड से। जर्मनी का बात करें तो जर्मनी में इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया जर्मनी से। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट कौन शेड्यूल में? 7वां शेड्यूल में। अफ्रीका से अमेंडमेंट लिया गया, और फ्रांस से रिपब्लिक सिस्टम इक्वलिटी एंड लिबर्टी लिया गया, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल लिख के रखा हूँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 40 यहाँ पे ग्राम पंचायत का संगठन, गांधीवादी सिद्धांत का यहाँ पे जिक्र है, ठीक है। आर्टिकल 48 का बात करें तो कृषि एवं पशुपालन के बारे में वहाँ पे मेंशन है। ये सब कौन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मैं आर्टिकल बता रहा हूँ। 36 से 51 के बीच मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल को मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आर्टिकल 48 का है, तो 48 का ए में किसमें? पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। आर्टिकल 51 तो बहुत बार पूछा गया। आर्टिकल 51 तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा किसमें? आर्टिकल अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल का देखेंगे यहाँ पे। आर्टिकल 51 का ए में है, तो 51 का ए में क्या है आपका? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में 10 + 1, ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। एक कब ऐड किया गया था? 1986 में ऐड किया गया था, ठीक है। अब कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1951 में किया था, 25 जनवरी 1951 को। 25 जनवरी को इसलिए हर साल मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट ईवीएम कहाँ पे यूज हुआ था? केरला में यूज हुआ था। ईवीएम अगर बात करें ऑल इलेक्शन में कहाँ यूज हुआ था, मतलब ईवीएम के थ्रू सभी इलेक्शन सबसे पहले? तो गोवा में यूज हुआ था 1999 में। आर्टिकल 280 में किसमें? फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है कि एक फाइनेंस कमीशन होगा, वित्त आयोग होगा, ठीक है। तो किसमें? आर्टिकल अनुच्छेद 280 में। 243 में स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो मतलब राज्य वित्त आयोग को किसमें? 243 में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 79 आता है आपके लिए। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट होगा, तो पार्लियामेंट में कौन कौन आता है आपका? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आता है, ठीक है। और 80 में क्या आपका? राज्यसभा के बारे में, और 81 में क्या आपका? लोकसभा के बारे में। आर्टिकल 52 से 62 देखा तो प्रेसिडेंट का यहाँ पे जिक्र करता है। तो प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है वो सब देख लेता हूँ यहाँ पे। तो 52 से क्या है? 62 यहाँ पे है प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 61 क्या है? इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट का खिलाफ अगर इम्पीचमेंट लाना चाहते तो ला सकते हैं, किसी में हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों किसी में ला सकते हैं। अनुच्छेद 72 सजा माफ करने के संबंध में, ठीक है। तो अनुच्छेद 72, ठीक है। तो सजा माफ करने के संबंध में किसको? प्रेसिडेंट को पावर है। किसी का सजाए मौत, तो मतलब मौत की सजा को माफ कर सकता है, फांसी की सजा को माफ कर सकता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है, ठीक है। 1962 में युद्ध के दौरान, चाइना और इंडिया के युद्ध के दौरान, उस टाइम आपातकाल लगाया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान, और 2675 में इमरजेंसी के दौरान। आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। तो अभी वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है।
आर्टिकल 74 से 78 मंत्रिपरिषद उपमंत्री कार्य के बारे में है, किसमें 74 से 78। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 153 की बात करें तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल के बारे में जिक्र करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उसके बारे में है 155 में। अनुच्छेद 159 में उसका शपथ के बारे में, राज्यपाल का शपथ कौन दिलाया, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसके बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 164 का 1 में क्या है, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। नोट, राज्य के कार्यपालिका प्रधान गवर्नर होता है। क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा जाता है कि राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट कौन होता है आपका, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। आर्टिकल अनुच्छेद 167 में तो सीएम ओवर का नॉलेज, सीएम जो भी काम करेगा तो ठीक है, तो किसको इसमें देगा, राज्यपाल को उसका जानकारी देगा, ठीक है। तो इसके बारे में सीएम वर्क नॉलेज। अनुच्छेद 165 में तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो ठीक है, तो एडवोकेट जनरल हो स्टेट का होगा। तो अभी अगर बात करें एडवोकेट जनरल कौन है, अभी ललित किशोर है। बिहार का कौन है एडवोकेट जनरल, ललित किशोर है। और चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट कौन है अभी आपका चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट आपका संजय करोल, ठीक है, संजय करोल, आप इसका याद रखें। 76 का आर्टिकल अनुच्छेद 76 में किसके बारे में मेंशन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और भारत का अटॉर्नी जनरल कौन बना है, 16वां आर वेंकट रमनी बना, आर वेंकट रमनी, ठीक है, 16वां बना है। अनुच्छेद 148 से 151 कैग के बारे में जिक्र करता है, तो कैग, ठीक है। और अनुच्छेद 125 सीजीआई का अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो सीजीआई का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मतलब मुख्य न्यायाधीश के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 125। आप देखते हैं सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 में है अमेंडमेंट के बारे में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इसमें 3 वर्ड ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इसको भी याद रखेंगे। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक अलग कानून बना दिया गया था, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट से हटा दिया इसको संपत्ति का अधिकार को। 1952वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था, दल बदल कानून से रिलेटेड था, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज को जोड़ा गया। और 74वां में नगर निगम पालिका को जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तो 69वां दिल्ली को क्या किया, 69 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में लाया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था। इसमें कहा गया कि 15% लोकसभा विधानसभा में मंत्रिपरिषद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका 91वां संविधान संशोधन में कहा गया था, 2003 में लाया गया है कि जितना भी सीट है, जैसे विधानसभा में कितना, अगर बिहार का विधानसभा को बात करें 243 सीट है, ठीक है, इतना इसका 15% से ज़्यादा मंत्री परिषद नहीं होना चाहिए, मंत्री पद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना प्रतिशत होगा, 15%, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 92वां 2003 भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है, तो भाषा को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 भाषा को ऐड किया गया था, भाषा से रिलेटेड है। 97वां 2011 तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। 101 संविधान संशोधन जीएसटी लागू हुआ था, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी लागू हुआ था। 61वां वोटिंग एज 1988 में आया था, वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया था 21 से 18, ओके। उसके बाद अगर बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम मतलब किया गया था उसका, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम किया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी 1997 में 3 टायर सिस्टम है, इसमें पंचायती राज को 3 टायर में बांटा। अशोक मेहता समिति 1977 टू टायर सिस्टम है। और फीके रॉय सिस्टम आपका 1985 आपका 4 टायर सिस्टम है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे बॉडीज़ के बारे में, ना कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोलेंगे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बोला जाएगा। जैसे आपको यूपीएससी के बारे में, क्या के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है, एनसीएसटी के बारे में, एनसीबीसी के बारे में, एजीआई के बारे में, सब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। अब दूसरा एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो आपको एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाया गया या फिर स्टैट्यूटरी लॉ द्वारा बनाया गया, इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो लॉ के द्वारा, एक्ट बाय पार्लियामेंट, ठीक है, तो लॉ के द्वारा लाया जाता है। जैसे एनएचआरसी हो गया, एनसीडब्ल्यू हो गया, एनसीएम हो गया, एनएलसी हो गया, एनजीटी हो गया, ये सब क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। लोकपाल हो गया, लोक आयुक्त हो गया, ये सब क्या होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। इसमें संविधान में कहीं मेंशन नहीं था, इसमें बाद में लॉ के द्वारा बनाया गया, ठीक है, और एक्ट बाय पार्लियामेंट। अगर एग्जीक्यूटिव सरकार के द्वारा बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको कहा जाता है तो सरकार के द्वारा बनाया, जैसे नीति आयोग क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। इस तरह कुछ समिति के बारे में, तो लोक लेखा समिति क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें सदस्य संख्या कितना होता है, लोकसभा से 22 और राज्यसभा से 7 होता है, ठीक है। लोकसभा से 22 और राज्यसभा से 7। कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। अध्यक्ष होता है विपक्षी दल के किसी सदस्य का मतलब अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, कैग के रिपोर्ट को एनालिसिस करना रहता है, कौन, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका बारे में बात करेंगे तो प्राकलन समिति क्या होता है, आपको एस्टीमेट कमेटी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। सदस्य की संख्या कितना होता है, लोकसभा 30 होता है, केवल लोकसभा से ही रहता है 30 सदस्य की संख्या। अध्यक्ष कौन होता है, सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य होता है, इसमें धन का आकलन करता है, ठीक है। तो झंडा गीत
विजय गाया गया था, ठीक है। कहाँ पे 1925 में, कहाँ, कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। इस अधिवेशन का कौन अध्यक्ष किया था 1925 वाला कानपुर में, ठीक है, तो सरोजिनी नायडू किया था, ठीक है। तो आप सरोजपुर का अधिवेशन और उसी टाइम गाया गया था ये आपका झंडा गीत। तो इसको लिखा कौन था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता, तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद के द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि गाया गया था और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में इसे भारतीय झंडा गीत घोषित किया था। इसको भारतीय झंडा गीत कब घोषित किया गया था, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन में। तो हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष किया था, ठीक है। इसे भारतीय झंडा गीत घोषित किया गया था उस अधिवेशन में 1938 में। इसका बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आपका भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, ठीक है। तो बाघ पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। तो मोर का यहाँ पे राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमाल का है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था BRCGL में। आप देख सकते हैं कि आप किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखो 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में क्या है, कुछ इसमें सूची दिया गया है, जिसमें अलग अलग सूची है, संघ सूची, जिसमें क्या हो सकता है, इसमें आपको केंद्र सरकार सिर्फ कानून बना सकती है। पहले कितना था, इसमें 97 लिस्ट नाम था, मतलब उसमें क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। अब इसमें वर्तमान में 100 हो गया, ठीक है। इसका संख्या बढ़कर कितना हो गया, 100 हो गया। राज्य सूची में तो पहले 66 था, अभी घट कर कितना हो गया, 62 हो गया, ठीक है। तो इसमें 62 हो गया, 62 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी। इसमें कानून कितना स्थिति हो गया, आप सूची आपको 52 हो गया, और पहले कितना था, 47 था, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो आपका पिटीशन के बारे में, रीट पिटीशन के बारे में। तो रीट पिटीशन अगर बारे में बात करेंगे तो हाई कोर्ट 226 के बारे में बात करता है रीट पिटीशन, और सुप्रीम कोर्ट 32 के बारे में, ठीक है। 5 तरह का रीट होता है, 5 तरह का रीट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हेबियस कॉर्पस, ठीक है, पहला हो गया हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और सर्ट्योरी, ठीक है। तो 5 तरह का यहाँ पे रीट होता है। आप अगर आपका कोई भी हनन होता है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त तो कुछ अनुच्छेद, ठीक है। तो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त अनुच्छेद जो आपका कितना अनुच्छेद आपका पे 15 हो गया, 16, 19, 29 और 30, ये सारे आर्टिकल किसके लिए, सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट आपको 12 से 35 तक है। और इसमें देखो 15, 16 में तो 16, 19, 29 और 30, 29, 30 क्या माइनॉरिटी के लिए, 15, 16 और 19 सब क्या है, भारतीयों के लिए, ठीक है। और 19 में भी आपको बात करेंगे नागरिक एवं गैर नागरिक के लिए, ठीक है। जो नागरिक है और गैर नागरिक दोनों के लिए आर्टिकल कितना है, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 27 और 28 जो है ना, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार आर्टिकल 20-21 को मौलिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इस तरह से मैं और वीडियो लेकर आ रहा हूँ, आपको हिस्ट्री का मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। और अभी मैं विविध का क्वेश्चन कराऊंगा, अब जनरल साइंस का, जनरल साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और उसमें मैं मिसलेनियस भी और करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।